नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और ड्रग पिक्चर के बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, ये जो ड्रग पिक्चर है दिस इज अबाउट द एपिस मेलिफिका। जी हां दोस्तों, एपिस मेलिफिका या फिर एपिस, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है और हमारी रोजमर्रा की डेली प्रैक्टिस के अंदर ये बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली मेडिसिन है। तो चलिए ड्रग पिक्चर को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूंगा शॉर्ट से शॉर्ट इसको समझाने की, एकदम छोटा से छोटा रखने की। तो बिना देरी के हम दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे कि हम सारे ड्रग पिक्चरों को एक बैकग्राउंड स्क्रीन के साथ और कुछ स्लाइड्स के साथ समझते हैं, जो कि स्लाइड मेरी ही जो बुक है, जो मेरा नोट्स थे, जो बुक बन गए हैं मटेरिया मेडिका की, उसी के एपिस मेलिफिका का ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट का ये स्लाइड्स हैं। सिर्फ इसके अंदर उस किताब का इंट्रोडक्शन मैं बता रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसको देखने के बाद आपको एपिस मेलिफिका के एक एक फीचर के बारे में इस छोटे से वीडियो से पूरी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप मुझे भी देख पा रहे हैं और मेरे पीछे जो स्क्रीन है ये भी आपको दिख रही है, ठीक है। और जब मैं नीचे के पॉइंटों के ऊपर आऊंगा तब मैं ऑटोमेटिकली अपना जो वीडियो है, जो कैमरा मेरे को रिकॉर्ड कर रहा है, वो टेम्परेरीली मैं ऑफ कर दूंगा, जिससे कि आप स्लाइड में लिखी हुई बातों को समझ पाए। सबसे पहली चीज, एक ड्रग पिक्चर को समझने के लिए हमको स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये मटेरिया मेडिका को पढ़ने का सबसे स्वीट और सबसे शॉर्ट तरीका है, क्योंकि मटेरिया मेडिका बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। एक ड्रग को हम पढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन में कई बातें रहती हैं, पर वो सारी की सारी बातें बिजार होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बिजार? बिजार मतलब वो बेतरतीब होती हैं, हम उससे कुछ आउटकम नहीं निकाल पाते। उसमें कुछ लिखी हुई बातें हम समझते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं समझते। तो हर ड्रग पिक्चर के साथ में ड्रग को पढ़ने का, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका से मेडिसिन को पढ़ने के कुछ तरीकों के बारे में आपको जानकारी देता आया हूं आज तक। उसी श्रृंखला में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमको ड्रग पिक्चर का स्फीयर ऑफ एक्शन पढ़ना है। अगर एक ड्रग का हमने स्फीयर ऑफ एक्शन को बाकायदा बहुत अच्छे से समझ लिया, पहला स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ काम कर रही है और दूसरा पैथोजेनेटिक एक्शन क्या काम कर रही है, दोस्तों अगर ये दो चीजें हमने समझ ली तो कभी भी हमको ऐसा होगा ही नहीं कि हम कोई ड्रग पिक्चर पढ़े और वो हमें समझ में ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है वही है इट्स स्फीयर ऑफ एक्शन। इसके स्फीयर ऑफ एक्शन क्या क्या है? अब जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो बेसिकली मैंने इसके अंदर चार आपको बताने वाला हूं, और ये चार वो स्फीयर ऑफ एक्शन है जिन चार स्फीयर ऑफ एक्शन के कारण आप आज तक एपिस मेलिफिका को जानते हैं। तो जब भी अपन स्फीयर के ऊपर, इनके ऊपर मैं आऊंगा, आप बोलोगे हाँ साहब ये सब हमको पता है, और यही कहीं ना कहीं बेस होता है एपिस का, ठीक है। जो पहला स्फीयर ऑफ एक्शन है दैट इज द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम पे क्या करती है हम लोग सब लोग जानते हैं कि इम्यून सिस्टम पे एलर्जिक रिएक्शन या फिर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन करती है। व्हाट इज एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन? हम सब जानते हैं कि एपिस मेलिफिका आर्टिकेरिया, जो पित्ती उछलने की समस्या होती है, जिसको हम नेटल रेश भी बोलते हैं, उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। जब भी हमारे पास कोई भी पित्ती उछलने का केस आता है, एलर्जिक रिएक्शन का केस आता है, या फिर इसको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं, और जिसने मेरा हाइपर सेंसिटिविटी वीडियो देखा है हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर, तो इसको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला जो इसका एपिस का स्फीयर ऑफ एक्शन है, ये इम्यून सिस्टम पे काम करती है, जहां पे ये एलर्जी और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन पैदा करती है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका यूज और फ्रीक्वेंट यूज इन द आर्टिकेरिया। बी सेकंड जो इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है दोस्तों, ये सीरस मेम्ब्रेन पे काम करती है, बिल्कुल ब्राइनिया की तरह ही है ना, बिल्कुल ब्राइनिया का एक्शन हमने पढ़ा था ब्राइनिया के वीडियो में। सीरस मेम्ब्रेन पे काम करती है। व्हाट इज सीरस मेम्ब्रेन? जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनका जो आउटर कवरिंग होता है दैट इज व्हाट इज नोन एज द सीरस मेम्ब्रेन। तो हमारे एब्डोमेन का जो आउटर कवरिंग है उसको पेरिटोनियम बोलते हैं, हमारे हार्ट के आउटर कवरिंग को पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, लंग्स के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, ब्रेन के ऊपर मेनिंजेस होती है, हमारे जॉइंट्स के ऊपर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। तो ये बेसिकली ये सब सीरस मेम्ब्रेन पे इसका काम होता है, और ये सीरस मेम्ब्रेन पे इडीमा पैदा करता है। इडीमा मतलब सूजन। अब यहाँ पे मैं अभी ही क्लियर कर दूं कि लोग ब्राइनिया से इसको कंफ्यूज मत होना। ब्राइनिया के इडीमा में या फिर ब्राइनिया के सीरस मेम्ब्रेन में जो ब्राइनिया का एक्शन है और एपिस का एक्शन इसकी सीरस मेम्ब्रेन में, उसमें बहुत बड़ा फर्क है कि एपिस के अंदर इडीमेटस स्वेलिंग होगी। जब भी कोई सीरस मेम्ब्रेन अफेक्ट करेगी एपिस, तो वहां पे इफ्यूजन करेगी, सीरस इफ्यूजन,
और वो सीरस इफ्यूजन इडिमा के साथ एसोसिएटेड होगा। कहने का मतलब सादी लैंग्वेज में अगर बात करें तो एपिस और ब्राइनिया के बीच का फर्क ऐसे दिखेगा कि जो एपिस की स्वेलिंग होगी वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा इडिमेटस होगी, बट ब्राइनिया की स्वेलिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी और उतनी इडिमेटस नहीं होगी। तो ये दूसरा स्फीयर ऑफ एक्शन हुआ सीरस मेम्ब्रेन, जहां पे ये सीरस इफ्यूजन पैदा करती है भयंकर इडिमा के साथ, बहुत ज्यादा स्वेलिंग के साथ। तो इसका तीसरा स्फीयर ऑफ एक्शन है ये सेल्यूलर टिश्यू के ऊपर काम करती है। सेल्यूलर टिश्यू जैसे कि लोअर लिम्ब हो गया, ये सेल्यूलर टिश्यू के ऊपर ड्रॉप्सी, इडिमा और अनासार्का पैदा करती है। आप सब लोग जानते हैं कि जब भी ड्रॉप्सी की बात होती है मतलब सूजन, वाटर रिटेंशन, वाटर लॉगिंग, जिसके अंदर भयंकर पैर हाथी जैसा सूज जाते हैं, ठीक है। बोगी स्वेलिंग होती है, पिटिंग इडिमा होता है, जिसपे हम उंगली रखते हैं तो गड्ढा बनता है, उसको हम ड्रॉप्सी कहते हैं, इडिमा कहते हैं। और उसी को अनासार्का तब कहते हैं जब वो बहुत हद तक बढ़ जाए, वो इतना बढ़ जाए कि पैर सूजे पड़े हैं, फेस सूजा पड़ा है, आंखों के नीचे पफीनेस है, पूरे शरीर में जब सूजन आ जाती है, दैट इज व्हाट इज नोन एज द अनासार्का। तो सेल्यूलर टिश्यू के ऊपर ये क्या करती है, ड्रॉप्सी पैदा करती है, इडिमा और अनासार्का पैदा करती है। और चौथा स्फीयर ऑफ एक्शन इसका सबसे इंपॉर्टेंट है किडनी, जहां पे ये इन्फ्लामेशन पैदा करती है और अनासार्का और इडिमा पैदा करती है, जो होता है रीनल फेलियर। जब बंदे की किडनी फेल होती है तो वाटर रिटेंशन हो जाता है, यूरिन कम जाता है, वो सूसू नहीं जाता, और जो सूसू नहीं जाता, यूरिन कम होता है, वही जो यूरिन जो रिटेन कर रहा है बॉडी वाटर, उसी के अंदर सूजन आ जाती है, पैर सूज जाते हैं, मोटे मोटे पंजे सूज जाते हैं, ठीक है। तो ये किडनी के ऊपर इन्फ्लामेशन पैदा करता है, मतलब नेफ्राइटिस की कंडीशन पैदा करता है, जिसके कारण रीनल फेलियर जैसा फिनोमिना पैदा होता है, रीनल इनसफिशियंसी होती है, अल्टीमेटली सूजन आने लगती है, अनासार्का और इडिमा। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं, जैसे मैंने सीरस मेम्ब्रेन के पॉइंट में आप लोगों को क्लियर करा कि ब्राइनिया और इसमें फर्क यह है, ब्राइनिया की स्वेलिंग कम होती है, एपिस मेलिफिका की स्वेलिंग एकदम बोगी स्वेलिंग होगी, एकदम इडिमेटस स्वेलिंग होगी। आप देख के फर्क समझ में आ जाएगा एपिस और ब्राइनिया की स्वेलिंग में। यहाँ पे एक बात समझने की है कि जब ये सेल्यूलर टिश्यू पे काम करेगा तब भी ये ड्रॉप्सी पैदा कर देगा, मतलब एपिस के अंदर ड्रॉप्सी होने के लिए कतई रिक्वायरमेंट कहीं नहीं लिखी है कि एपिस के पेशेंट की किडनी फेल होगी तभी उसको सूजन आएगी। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब जब एपिस का काम, स्फीयर ऑफ एक्शन जो किडनी पे है, वो ये हमको बताता है कि किडनी के अंदर नेफ्राइटिस होगा, काम करना किडनी कम करेगी और बंदे को अनासार्का और इडिमा हो जाएगा। ये तो मैं समझ रहा हूँ, ये हर कोई समझ रहा है, बट यहाँ पे एक डिफरेंशिएट ये कर लेना कि एपिस के अंदर जरूरी नहीं है कि बंदे की किडनी फेल होगी उसके बाद ही सूजन आएगी, क्योंकि एपिस का स्फीयर ऑफ एक्शन में उसका डायरेक्ट स्फीयर ऑफ एक्शन सेल्यूलर टिश्यू के ऊपर भी है, और वो जो सेल्यूलर टिश्यू पे उसका एक्शन है वो उसको एक स्वायत्तता या फिर एक फ्रीडम प्रदान करता है कि एपिस के बंदे को भयंकर सूजन तब भी आ सकती है जब उसकी किडनी बिल्कुल इंटैक्ट है, उसकी किडनी में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ, कोई नेफ्राइटिस नहीं हुआ, क्रिएटिन यूरिया सब बढ़िया है। इसलिए ये दो अलग अलग स्फीयर ऑफ एक्शन को दिमाग में बिठा लेना कि सेल्यूलर टिश्यू पे भी ड्रॉप्सी पैदा करेगा डायरेक्टली टिश्यू पे काम करके, किडनी की जरूरत नहीं है फेल करने की, और किडनी पे काम करेगा ही, वो तो सबसे बड़ा स्फीयर ऑफ एक्शन है कि किडनी के अंदर नेफ्राइटिस होता है, फेलियर होता है और सूजन आने लगती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इतने सारे पॉइंट, ये हमने इसका पढ़ लिया स्फीयर ऑफ एक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है। अब ये 4 पॉइंट अपने दिमाग में रखना पूरा एपिस को पढ़ते वक्त आप, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चल रहे हैं। अब जैसे ततैया से बनती है एपिस, काय से बनती है, हनी बी, जो ततैया होती है छत्ता बना लेती है, डंक मारती है, तो जो ततैया डंक मारती है तो एपिस की पैथोलॉजिकल कंडीशन में जब एपिस का पेशेंट आएगा, जब या फिर कहीं पे उसको जैसे इन्फ्लेमेशन हो रहा है या फिर उसको एपिस के पेशेंट को अर्टिकेरिया, पित्ती उछल रही है, ठीक है, मतलब ये एक्यूट कंडीशन ऑफ एपिस के अंदर जब पेशेंट आएगा तो क्या होगा, शोज ऑल द सिम्टम ऑफ द बी स्टिंग, जो ततैया काटने पे जितनी हरकतें होती हैं वो इसकी एक्यूट कंडीशन में होगी। भले कहीं पे इसको स्वेलिंग आ गई हो, कहीं पे इसकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी फिनोमिना चल रहा हो, या फिर इसको पित्ती उछल गई हो, नेटल रैश हो गया हो, या फिर इसको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, या फिर इसको कोई एनाफाइलेक्सिस का फिनोमिना चल रहा है। सिम्टम क्या होंगे, स्टिंगिंग, मतलब डंक मारने जैसा दर्द होगा विद द बर्निंग, स्टिंगिंग एंड बर्निंग पेन होगा। दूसरा सोरनेस एंड इनटॉलरेंस टू हीट एंड स्लाइटेस्ट टच, ततैया काटती है तो यही होता है कि हमको गर्मी लगती है, सोरनेस होती है, जिस जगह ततैया ने काटा है वहां पे अपन छू नहीं सकते, सोर होता है वो पार्ट, वो टच के लिए सेंसिटिव होता है, हल्के से टच के अंदर उसको अंदर प्रॉब्लम होगी, हीट से उसको प्रॉब्लम होगी, और उसके साथ क्या होता है, ततैया काटने की जगह पे ईडिमा होगा विद पफीनेस, सूजन आ जाएगी पफीनेस के साथ, मतलब बोगी स्वेलिंग, ऐसी
अच्छी फूली हुई स्वेलिंग को पफीनेस बोलते हैं। और ये जो जितनी भी बातें मैंने कही हैं कि स्टिंगिंग एंड बर्निंग पेन, सोरनेस, इंटॉलरेंस टू हीट एंड स्लाइटेस्ट टच विथ ईडिमा एंड पफीनेस, ये जो सिम्टम होंगे ये एपिस के अंदर हमको दोनों जगह मिलेंगे, लोकल भी और जनरल भी। कि लोकल में मान लो इसको पित्ती उछल रही है, कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होगा तो सब यही बातें होंगी कि स्टिंगिंग होगी, डंक मारने चुभने जैसा दर्द होगा, बर्निंग होगी, वो पार्ट के अंदर बहुत हीट होगी, हीट इंटॉलरेंस होगा पेशेंट को, उस जगह छूने से स्लाइटेस्ट टच से उसको पेन बढ़ जाएगा। तो ये इसके अंदर जनरल और लोकल दोनों लेवल पे है, ठीक है। एक्ट ऑन द सीरस कोटिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन एंड सीरस मेम्ब्रेन, यही मैं बता रहा था। ये जो इसका ऊपर हमने जो 4 स्फीयर ऑफ एक्शन पढ़े उसमें से दूसरे नंबर का था कि सीरस मेम्ब्रेन पे काम करती है। सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है? सीरस मेम्ब्रेन होती है कोटिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपकी, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो सब एक कोटिंग के अंदर लिपटे हुए रहते हैं जिसको सीरस मेम्ब्रेन बोलते हैं। हमारा लंग्स प्लूरा में लिपटा हुआ होता है, हमारा हार्ट पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड रहता है, हमारा एब्डोमेन के अंदर जो इंटरनल लाइनिंग है वो पेरिटोनियम से कवर्ड रहती है, हमारा ब्रेन मेनिंजेस से कवर्ड रहता है, हमारे जॉइंट जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। और एपिस का एक्शन वहीं पे है, सीरस कोटिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन या फिर जिसको सीरस मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और ब्राइनिया भी इसका एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अक्खी मटेरिया मेडिका में सीरस मेम्ब्रेन पे प्रोफाउंड एक्शन सिर्फ 2 मेडिसिन का है, पहली है ब्राइनिया, दूसरी है एपिस, बट विथ मोर इडिमा इन द एपिस। ये मैं ऊपर के पॉइंट में आपको क्लियर कर चुका हूं कि ब्राइनिया की स्वेलिंग में या फिर इडिमा में और एपिस के इडिमा में जो फर्क है वो ये है कि जो ब्राइनिया की स्वेलिंग होती है, जो ब्राइनिया के अंदर इडिमा होता है वो ज्यादा होगा, वो एकदम इडिमेटस होगा, बट एपिस के अंदर इडिमेटस होगा पर ब्राइनिया के अंदर उतना वो प्रोनाउंस्ड नहीं होगा, ये फर्क है। प्रोड्यूसिंग द ड्रॉप्सिकल इफ्यूजन विथ इडिमा, मतलब सीरस मेम्ब्रेन पे क्या करा इसने, सीरस मेम्ब्रेन में इसके अंदर इसने इफ्यूजन करा, इफ्यूजन की वजह से क्या हुआ, ड्रॉप्सिकल इफ्यूजन हो जाएगा विथ इडिमा, सूजन, एसाइटिस, एब्डोमेन में पानी भरना, और बहुत खराब किस्मत हुई तो जनरल एनासार्का की बात कर रहे हैं। मतलब पहले इडिमा मतलब पैरों पे हल्की फुल्की सूजन, एसाइटिस जब वही सूजन का फिनोमिना और बढ़ेगा तो पेट तक के अंदर पानी भर जाएगा, एसाइटिस। और बहुत किस्मत खराब हुई या एपिस अपने परिवार पे अगर पैथोलॉजी पे काम करने पे आ गई तो जनरल एनासार्का भी पैदा कर सकते। अगली स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। अगली जो स्लाइड है वो ये है आपके सामने, जो चौथा पॉइंट है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे कि एक्ट ऑन द सीरस मेम्ब्रेन। बस इसको पढ़ते जाइए, कुछ नहीं है, मैंने अच्छे से समझा दिया आप। एक्ट ऑन द सीरस मेम्ब्रेन कॉजिंग द सीरस इन्फ्लेमेशन विथ सीरस इफ्यूजन, सीरस मेम्ब्रेन पे काम करती है। ये अभी हम वही वाला पॉइंट चल रहा है, हमारे पैथोलॉजिकल एक्शन में जो 4 थे उसके अंदर से दूसरा है, तीसरा है मेरे ख्याल में, कौन सा है, हाँ दूसरा है बी। एक्ट ऑन द सीरस मेम्ब्रेन कॉजिंग द सीरस इन्फ्लेमेशन विथ सीरस इफ्यूजन। अब ये कहाँ किस किस फॉर्म में हम देखते हैं, जैसे कि ब्रेन में हमारे पास मेनिंजेस होती है, हमारा ब्रेन मेनिंजेस में लपटा रहता है, तो ब्रेन में हमको मेनिंजाइटिस और हाइड्रोसेफलस की कंडीशन देखने में मिली। एब्डोमेन के अंदर हमको एसाइटिस देखने को मिलेगा, पेरिटोनाइटिस भी देखने को मिलेगा, वो मैं यहाँ लिखना भूल गया है, मतलब एब्डोमेन के अंदर पानी भर जाएगा। लंग्स के अंदर हमको, लंग्स हमारे कवर्ड रहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन में, प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। हार्ट के अंदर हमको पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। ज्वाइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड का इफ्यूजन होगा या साइनोवियल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। अफेक्ट्स द एनवेलप एंड द कवरिंग विच इज नोन एज द मेम्ब्रेन, मतलब वो एनवेलप और वो कवरिंग जो एक ऑर्गन को इंटरनली कवर करके रखती है, इंटरनल ऑर्गन को कवर करके रखती है, जिसको हम सीरस मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो वो जो एनवेलप और कवरिंग है इसका वहां पे एक्शन होता है और उस एक्शन में सीरस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन एसोसिएटेड विद सीरस इफ्यूजन, मतलब वहां पे पानी भरने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है और उसी को सीरस इफ्यूजन बोलते हैं और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन है। अब हम आते हैं चौथे वाले पॉइंट में। चौथा वाला पॉइंट क्या था, किडनी के अंदर क्या करती है, इन्फ्लेमेशन विद एनासार्का एंड इडिमा। मतलब हम आपको, मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सबसे पहला मैंने बताया था स्फीयर ऑफ एक्शन में, सिर्फ ये 4 स्फीयर ऑफ एक्शन अगर आपने समझ लिया ये कहां पे और क्या काम करती है, आपका पूरा एपिस का ड्रग पिक्चर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। एक्शन ऑन किडनी, किडनी के अंदर ये कॉजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी एंड नेफ्राइटिस,
किडनी के अंदर इन्फ्लेमेटरी फिनोमिना होता है, नेफ्राइटिस की कंडीशन होती है, जैसे कि एज इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी। अलग अलग एग्जाम्पल है कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर हम एक रोजमर्रा के अंदर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो किन किन कंडीशन के अंदर नेफ्राइटिस की कंडीशन के साथ आएंगे, या फिर माइल्ड रीनल फेल्यूर की कंडीशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी में रीनल फेलियर होता है, आप जानते हो, क्रिएटिन यूरिया बढ़ने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी का फिनोमिना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपने सबने पढ़ा है, यह है नेफ्राइटिक सिंड्रोम। और ये लास्ट का जो है ब्राइट्स डिजीज। अब मैं थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं अपना थोड़ा चेहरा गायब कर दूं, मैं भूल गया पिछली बार में। ठीक है, अब आपको अच्छे से दिखेगा। मैं पिछली स्लाइड में भी जाके अपना चेहरे को गायब करके आपको पढ़वा दूंगा अगर कुछ रह गया हो, ठीक है। तो एक्शन ऑन किडनी कॉजिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी एंड नेफ्राइटिस, जैसे कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी कई बार हो जाता है फीवर वगैरह में, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ब्राइट्स डिजीज एंड अदर पैरेनकाइमेटल डिजीजेस ऑफ किडनी। ये सब वो कंडीशन है जहां पे एपिस का काम है। ये वो सब कंडीशन है जो प्रूविंग के दौरान एपिस मेलिफिका ने हेल्दी पेशेंट में पैदा की। मतलब किडनी के अंदर इन्फ्लेमेटरी फिनोमिना और उसके अंदर नेफ्राइटिस होना, और नेफ्राइटिस के बाद सूजन बढ़ जाए। तो क्या लिखा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी विद द ईडिमा एंड ड्रॉप्सिकल इफ्यूजन, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी विद द ईडिमा एंड ड्रॉप्सिकल इफ्यूजन एंड स्कैंटी यूरिनेशन। बोले तो रीनल फेलियर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना। अब मैं पिछले पॉइंट में जा रहा हूं कि यहाँ पे आपको शायद ये नहीं दिखा होगा, एक्ट ऑन द सीरस कोटिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन एंड सीरस मेम्ब्रेन। ब्राइनिया भी है बट विथ मोर स्वेलिंग इन एपिस, एपिस में ज्यादा स्वेलिंग है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे मेरा फेस था, आपने शायद ये पढ़ नहीं पाए होंगे। प्रोड्यूसिंग ड्रॉप्सिकल इफ्यूजन विद द इडिमा, एसाइटिस एंड एनासार्का, ये सीरस कोटिंग के ऊपर या फिर सीरस मेम्ब्रेन पे इसका एक्शन है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तो ये अब हमने देखा कि किडनी के अंदर ये क्या काम करती है, जो हमारा 4 स्फीयर ऑफ एक्शन में लास्ट पॉइंट था कि किडनी में इन्फ्लेमेशन करेगी, इन्फ्लेमेशन करके नेफ्राइटिस की कंडीशन होगी, अल्टीमेटली इडिमा आने लगेगा, ड्रॉप्सी होने लगेगी पेशेंट को, इधर ड्रॉप्सी बड़ी उधर यूरिन होना कम हो जाएगा क्योंकि रीनल फेलियर। अब कहाँ है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, नेफ्राइटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ब्राइट्स डिजीज या कोई भी पेरेनकाइमेटल डिजीज ऑफ किडनी जिसके अंदर किडनी में इन्फ्लेमेशन होकर रीनल फेलियर होता है। तो सारी कंडीशनें जो हैं ये एपिस का बहुत ज्यादा हॉलमार्क है, ये एपिस का बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है या की नोट है, ठीक है। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ये जो छठा पॉइंट है, मैं थोड़ा सा 1 सेकंड में कैमरा वापस ले आऊं जरा कुछ समय के लिए, मैं अपना जब वहां पे आऊंगा तो कैमरे को गायब कर दूंगा, निश्चिंत रहिए। एनासार्का एंड ड्रॉप्सी, ड्रॉप्सी और एनासार्का की बात हो रही है। अब हमने अभी तक देखा कि अभी तक जो किडनी जो स्वेलिंग आ रही थी, जो ड्रॉप्सिकल कंडीशन थी, वो 2 वजह से थी। पहला तो सीरस मेम्ब्रेन में इफ्यूजन पैदा करती है, जब सीरस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन इफ्यूजन होता है तो ड्रॉप्सिकल कंडीशन होगी लोकल, याद रखना, क्योंकि भाई सीरस मेम्ब्रेन तो लोकल है ना, जैसे ब्रेन में है तो भाई ब्रेन के अंदर मेनिंजेस है हमारे, तो जब ब्रेन में स्वेलिंग आएगी तो लोकल आएगी, जब लंग के अंदर प्लूरल इफ्यूजन होगा तो लोकल होगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा वो भी लोकल होगा। मेरे को घुटने के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन इफ्यूजन, साइनोवियल इफ्यूजन हो रहा है, तो भाई लोकल सूजन ना आएगी, जनरल तो नहीं आएगी, पर लोकल सूजन आएगी तो कहलाएगा तो इडिमा ही ना, कहलाएगी तो स्वेलिंग ना, कहलाएगी तो ड्रॉप्सी ना। चौथा पॉइंट हमने किडनी के ऊपर इसका एक्शन पढ़ा, वो एक इंपॉर्टेंट कारण है जिस वजह से ये जनरल स्वेलिंग पैदा करने की दम रखती है, जिसके कारण ये एनासार्का और ड्रॉप्सी जैसी कंडीशन की दम रखती है करने की, ठीक है। और वो पॉइंट मैं इनिशियली आपको कर चुका था कि कर दिया था कि इसकी स्वेलिंग के बेसिकली 2 वजह होती हैं। पहली तो किडनी, जो अपन ने देखा कि किडनी फेल होगी जनरल सूजन आ जाएगी। दूसरा, जरूरी नहीं है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था एकदम स्फीयर ऑफ एक्शन को आपको जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने क्या बोला था कि जरूरी नहीं है कि एपिस की किडनी ही फेल हो। हम ऐसे पेशेंट रोजमर्रा में देखते हैं जो भयंकर स्वेलिंग के साथ महिलाएं आती हैं, पुरुष आते हैं, और उनका जब किडनी का टेस्ट कराते हैं, RFT कराते हैं, तो वो नॉर्मल निकलता है। और ये इसलिए मैंने आपको पॉइंट बोला था कि इसका एक्शन सेल्यूलर टिश्यू के ऊपर भी है, और सेल्यूलर टिश्यू के ऊपर काम करके ये डायरेक्ट ईडिमा और ड्रॉप्सी पैदा कर सकती है लोअर लिम्ब के अंदर, लोअर लिम्ब के सेल्यूलर टिश्यू पे काम करके। और ये जो ड्रॉप्सी और ईडिमा है, इसके लिए कतई इस बात की नेसेसिटी नहीं है कि किडनी फेल हो ही, यहाँ पे वही पॉइंट है कि एनासार्का एंड ड्रॉप्सी एक्ट ऑन द सेल्यूलर टिश्यू कॉजिंग स्वेलिंग, ईडिमा एंड ड्रॉप्सी। अब कैसे कर रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ द किडनी अफेक्शन। इंडिपेंडेंट ऑफ द किडनी अफेक्शन मतलब किडनी
किडनी से कोई लेना ही देना नहीं है। किडनी अच्छी रहे, बनी रहे, दिन दुगनी रात चौगनी, अच्छी स्वस्थ रहे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके अंदर वो एक्शन है कि ये सेल्यूलर टिश्यू पे डायरेक्ट काम करती है और वहां जाके डायरेक्टली ये सूजन पैदा कर सकती है, एडिमा और अनासार्का और ड्रॉप्सी। तो इसको ये इंडिपेंडेंट भी सेल्यूलर टिश्यू पे एक्शन करके वहां पे सूजन और एडिमा पैदा कर सकती है। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि एक्ट ऑन द सेल्यूलर टिश्यू कॉजिंग द स्वेलिंग, एडिमा, ड्रॉप्सी इंडिपेंडेंट ऑफ द किडनी इन्फेक्शन मीन्स इट मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विद द किडनी इन्फेक्शन। ठीक है, इट कैन डायरेक्टली एक्ट ऑन सेल्यूलर टिश्यू एंड कॉजेज एडिमा एंड ड्रॉप्सी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ किडनी। अब समझ गए आप लोग कि जरूरी नहीं है किडनी खत्म हो एक एपिस पेशेंट की, मतलब ऐसा नहीं कि एपिस को सूजन सिर्फ तब आएगी जब उसकी किडनी के अंदर प्रॉब्लम होगी। यहाँ किडनी स्वस्थ रहेगी, क्रिएटिन यूरिया नॉर्मल रहेगा, किडनी बराबर काम करेगी, तब भी इसको सूजन आ सकती है, ड्रॉप्सी हो सकती है, एंड दैट इज ड्यू टू डायरेक्ट एक्शन ऑन द सेल्यूलर टिश्यू। सीधा जाके काम करेगी, वहां पे इन्फ्लेमेशन पैदा करेगी, वहां पे फ्यूजन पैदा कर देगी और वहां पे ड्रॉप्सी पैदा कर देगी। इतनी सी बात है। ठीक है, 7वां पॉइंट, जनरल अनासार्का विथ फेस स्वेलन। जनरल जब अनासार्का की कंडीशन होगी, चाहे वो किडनी के फेल होने के कारण हो, चाहे सेल्यूलर टिश्यू पे एक्शन के कारण हो, तो इसके अंदर होगा आईलिड लाइक वाटर बैग। ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एपिस का, स्पेशली स्वेलिंग ऑफ द लोअर लिड लाइक अ वाटर बैग। ये जो आंख होती है, आंख का निचला हिस्सा होता है, ये यहाँ पे एपिस को पानी वाटर बैग के जैसी स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, और हम कई हॉलीवुड, कई बॉलीवुड मूवी में देखते हैं तो जो साउथ के एक्टर्स होते हैं काले काले मोटे मोटे, उनके देखना आप आंखों के नीचे आपको ऐसी स्वेलिंग सी दिखती। और ये हम भी जानते हैं एज ए प्रैक्टिशनर कि हमको कई ऐसे पेशेंट दिखते हैं जिनके रीनल अफेक्शन होते हैं और उनके आंख के नीचे पफीनेस दिखती है। तो जनरल एनासार्का के अंदर फेस की स्वेलिंग होगी और जो आईलिड्स होंगी वो वाटर बैग की तरह हो जाएगी, स्पेशली लोअर लिड। तो स्वेलिंग ऑफ लोअर लिड लाइक द वाटर बैग, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल कीनोट ऑफ द एपिस। आपको एपिस के पेशेंट में अक्सर ये देखने को मिलेगा। अब हमने बात कर ली कि भाई एनासार्का और ड्रॉप्सी की बहुत बात करी हमने, ये भी समझा कि सेल्यूलर टिश्यू पे काम करेगी तो अपने आप डायरेक्टली एनासार्का ड्रॉप्सी कर सकती है, जिसमें किडनी को अफेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये किडनी को भी अफेक्ट कर सकती है, उसमें भी रीनल फेलियर होगा, पानी का रिटेंशन हो जाएगा बॉडी में, ड्रॉप्सी हो जाएगी, एनासार्का हो जाएगी, सूजन हो जाएगा, ईडिमा हो जाएगा। तो ये ईडिमा एपिस का किस तरह का है, और ये आपने ये शब्द अक्सर सुना होगा पिटिंग एडिमा। तो यहाँ पे पिटिंग एडिमा की बात कर रहे हो। व्हाट इज पिटिंग एडिमा? कि सूजन वाले पार्ट में जब आप ऐसी उंगली दबाओगे ना, तो वो उंगली का इंप्रेशन थोड़ी देर के लिए बन जाएगा, वहां पे गड्ढा पड़ जाएगा और 2 से 5 मिनट में धीरे धीरे वो गड्ढा भरेगा। इसको कहते हैं पिटिंग ईडिमा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अपना कैमरा यहाँ से गायब कर देता हूँ। ठीक है, अब आप सुनिएगा ध्यान से ना। पिटिंग ईडिमा, वैक्सी स्वेलिंग और ईडिमा विथ द पिटिंग अपॉन प्रेशर विद द थ्रस्टलेसनेस एंड स्कैंटी यूरिनेशन इज द एपिस कंडीशन। मतलब ईडिमा हो चुका है, एनासार्का ईडिमा की कंडीशन हो चुकी है, और ईडिमा कैसा है? पिटिंग ईडिमा है, जो कि छूने पे, जिसके ऊपर प्रेशर डालने पे पिट पड़ रहा है, गड्ढा पड़ रहा है। ठीक है, पिटिंग अपॉन प्रेशर विद द थ्रस्टलेसनेस, आगे की नोट है ये, एपिस इज द थ्रस्टलेस मेडिसिन एंड स्कैंटी यूरिनेशन। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है, दिस इज व्हाट इज नोन एज द एपिस कंडीशन। ये एपिस की कंडीशन है। जनरल एनासार्का हो रहा है, ईडिमा हो रहा है, वहां पे पिटिंग ईडिमा है, जिसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं तो पिट पड़ रहा है, गड्ढा पड़ रहा है, और वहां पे उसके साथ साथ क्या है, थ्रस्टलेस है पेशेंट और उसको पेशाब कम लग रही है। तो ये क्लासिकल एपिस कंडीशन बोलते हैं। 9th की नोट, हैज द एक्शन ऑन द ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कि इसका पूरे शरीर के ऊपर एक्शन है, और वो शरीर के ऊपर जो एक्शन है वो हम कैसे देखते हैं कि माइंड के ऊपर एपिस इंसेनिटी की दवा है, हेड के ऊपर मेनिंजाइटिस, हाइड्रोसेफलस जैसी कंडीशनों पे यूज होती है, किडनी के अंदर किडनी फेलियर देखते हैं हम, लंग्स के अंदर प्लूरिसी देखते हैं, एब्डोमेन में पेरिटोनाइटिस और एसाइटिस हम देख रहे हैं। इसके अलावा भी हम स्किन के ऊपर एरिसेप्लस देखते हैं। ये वो एग्जांपल है जो मैं इसको स्लाइड को बड़ा नहीं करना चाहता, तो मैंने इसलिए लिखे नहीं, सोचा था कि आपको डायरेक्ट बता दूंगा। स्किन के ऊपर एरिसेप्लेट कंडीशन देखते हैं, इम्यून सिस्टम के ऊपर एलर्जिक और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन देखते हैं, स्किन के ऊपर हम आर्टिकेरिया जैसी कंडीशन को देखते हैं। तो एपिस एक ऐसी दवा है जो कि हमारी पूरी की पूरी जनरल एक्शन रखती है हमारी बॉडी पे, और इसका पूरा जनरल एक्शन है, ये हर जगह काम कर रही है। ठीक है, ये हेड टू टो हर ऑर्गन से लेके हर सिस्टम के ऊपर इसका वर्क होता है, इसका एक्शन होता है। अब हम अगली स्लाइड पे चलेंगे। जो अगली स्लाइड है वो है ये 10वां पॉइंट। अब यहाँ पे हम पेन की बात करेंगे। अब जैसा कि हमने देखा कि ये जो है ततैये के डंक से बनती है बेसिकली,
है ना, हनी बी से बनती है, मतलब ततैये से बनती है। अब ततैया मारती है डंक, तो जो ततैया जिस तरह से डंक मारती है और उस डंक के मारने के दौरान जैसा पेन होता है, हमको क्या होता है, स्टिंगिंग पेन। स्टिंगिंग मतलब हम तुरंत समझते हैं डंक लगा है, ठीक है, तुरंत हमको स्टिंगिंग पेन होगा और बर्निंग होगी और लेंसिनेटिंग पेन होगा। लेंसिनेटिंग मतलब बहुत ही ज्यादा एक्यूट और हृदय विदारक और परेशान करने वाला दर्द हो। तो दिस इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक पेन ऑफ द एपिस मेलिफिका। ये एपिस का कैरेक्टरिस्टिक पेन होता है। एपिस द पेन्स आर स्टिंगिंग, बर्निंग एंड लेंसिनेटिंग। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, एलर्जिक एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एपिस को हम कितना फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं एलर्जिक रिएक्शन पे, पित्ती उछलने पे, अर्टिकेरिया होने पे, नेटल रेश होने पे, हाइव्स बनने पे, ठीक है, जो शीत पित्त हो जाता है उसके लिए। तो वो जो है एग्जाम्पल है क्लासिकल, और वो एग्जाम्पल ये हमको बताता है कि एपिस जो है वो इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करती है और वहां पे एलर्जिक और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन पैदा करती है, ठीक है। अब एक सेकंड के लिए पहली स्लाइड पे जाएंगे और हमारे 4 स्फीयर ऑफ एक्शन में से हमने किस किस की बात कर ली है हम आपको बता देते हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर सिर्फ 4 स्फीयर ऑफ एक्शन ही है और ये 4 स्फीयर ऑफ एक्शन में एपिस मेडिसिन खत्म है। किडनी पे हमने बात कर ली कि किडनी के अंदर रीनल फेलियर होता है, अनासर का ड्रॉपसी होती है। सेल्यूलर टिश्यू के बारे में बात कर चुका हूं मैं, सेल्यूलर टिश्यू पे इसका डायरेक्ट एक्शन होता है, जिसको जो होता है इंडिपेंडेंट होता है किडनी। किडनी बिल्कुल सही काम करेगी, ये डायरेक्ट सेल्यूलर टिश्यू पे काम करके ड्रॉपसी और एडिमा पैदा कर सकती है। सीरस मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया कि आउटर कोटिंग ऑफ ऑर्गन्स के मैंने 10 एग्जांपल आपको दिए, है ना। ब्रेन के अंदर मैंने मेनिंजाइटिस का एग्जांपल दिया, प्लूरिसी का दिया, है ना, आपको साइनोवियल फ्लूइड डिफ्यूजन का एग्जांपल दिया, मैंने आपको पेरिकार्डियल फ्लूइड पेरिकार्डाइटिस का एग्जांपल दिया कि ये सीरस मेम्ब्रेन पे काम करता है। अब लास्ट पॉइंट क्या बचा है हमारा, इम्यून सिस्टम। अभी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि एलर्जिक एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन एज वेल नोन बाय the use of the apis in the urticaria, natal rash and any allergic reaction with the edematous swelling। मतलब एपिस का जिस तरह से फ्रिक्वेंट यूज होता है, मुझे शर्त लगा सकता हूं मैं कि तुम में से 99% प्रैक्टिशनरों को अर्टिकेरिया के नाम पे जो पहली मेडिसिन वो याद आती है वो एपिस मेलिफिका है। बोल दो हाँ। ये कैसे पता चलता है कि अर्टिकेरिया, नेटल रैश और एनी एलर्जिक रिएक्शन विद द इडीमेटस स्वेलिंग के ऊपर एपिस का जो हम यूज करते हैं वो इस बात का सबूत है कि इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन है एलर्जिक एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन पे। डी स्टिंगिंग पेन एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, यही बात हो रही है, ठीक है। एपिस इज अ राइट साइडेड रेमेडी, इट इज प्री इमिनेंटली अ राइट साइडेड रेमेडी, ये याद रखिए। और यहाँ पे इसका कंपैरिजन लाइकोपोडियम से करा गया है। इसके सिम्टम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, जो फसाद पैदा होगा वो राइट में होगा, देन आफ्टर इट विल गेट प्रोग्रेस टुवर्ड द लेफ्ट। तो इसको अंदर वो लाइकोपोडियम से कहीं ना कहीं कंपीट करती है और प्री इमिनेंटली राइट साइडेड मेडिसिन है। पेन्स आर द बर्निंग एंड स्टिंगिंग, ये हम बता चुके हैं, बट यहाँ पे एक हमको आर्सेनिक से कंपैरिजन करना है। आर्सेनिक के जो पेन होते हैं वो भी बर्निंग सॉर्ट के पेन होते हैं। स्टिंगिंग बर्निंग सॉर्ट के, स्टिंगिंग भले ना हो बर्निंग होती है, एपिस में भी बर्निंग है, बट द मॉडलिटीज ऑफ द एपिस आर अपोजिट ऑफ द आर्सेनिक। क्योंकि एपिस की, और इस पॉइंट से 13वें पॉइंट से मैं आपको इसकी मॉडलिटी भी समझाना चाहता हूं जो आगे भी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मॉडलिटी क्या है पेन के अंदर की, एपिस का जो पेन है वो हीट से एग्रेवेट होता है एंड कोल्ड से एम्यूलरेट होता है, बट आर्सेनिक एल्बम का बिल्कुल अपोजिट है। आर्सेनिक एल्बम का जो जनरल एग्रेवेशन है वो कोल्ड से, आर्सेनिक के बर्निंग पेन कोल्ड ठंडे से एग्रेवेट होंगे और हीट से एम्यूलरेट होंगे, बट एपिस उसका अपोजिट है। क्योंकि अपन आगे इसका की नोट है, ये की नोट में है, इसका जनरल जो एग्रेवेशन एपिस मेलिफिका को होगा वो हीट से होगा। एपिस किसी भी फॉर्म में गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसका एम्यूलरेशन कोल्ड से होगा। यही चीज इसके बर्निंग स्टिंगिंग पेन में हम देखेंगे कि द पेन्स आर एम्यूलरेटेड बाय द कोल्ड एप्लीकेशन एंड एग्रेवेटेड बाय द हीट। थ्रस्टलेसनेस, एपिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रस्टलेस मेडिसिन इन द एंटायर मटेरिया मेडिका आफ्टर पल्सेटिला। पल्सेटिला को सब लोग जानते हैं कि पल्सेटिला इज रिनोन्ड फॉर द थ्रस्टलेसनेस। पल्सेटिला के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है एपिस, और एपिस को सिर्फ एक वक्त प्यास लगती है, सिर्फ एक कंडीशन में है जिसके अंदर एपिस को प्यास लगेगी, उसके अलावा पूरा एपिस का मतलब एपिस का पेशेंट पूरा थ्रस्टलेस मिलेगा। क्या है वो कंडीशन? एक्सेप्ट वन कंडीशन। एक मिनट, कैमरा यहाँ से ऑफ कर दूं मैं, कैमरा कैमरा कैमरा, ये रहा कैमरा। अब आपको वापस पढ़ लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है ना। यहाँ पे रह गया था कि एपिस का पेन है एग्रेवेट होता है हीट से एंड एम्यूलरेट होता है कोल्ड, अपोजिट आर्सेनिक जिसके पेन एग्रेवेट होते हैं कोल्ड से, एम्यूलरेट होते हैं हीट। 14वां पॉइंट थ्रस्टलेसनेस की बात कर रहे थे। पूरा का पूरा एपिस का पेशेंट
थ्रस्टलेस होता है, बस एक कंडीशन है जब इसको पानी की प्यास लगती है, एंड विच इज चिल स्टेज ऑफ द फीवर। जब भी फीवर आएगा और फीवर की चिल स्टेज होगी, जब ठंड वाली स्टेज होगी, जब फीवर चढ़ रहा है चिल स्टेज है, तो सिर्फ चिल स्टेट ऑफ द फीवर के अंदर एपिस को प्यास लगेगी। अदरवाइज क्लासिकल एपिस पेशेंट को कभी प्यास नहीं लगती, वो ऑलमोस्ट थ्रस्टलेस होता है। आप पूछोगे प्यास व्यास कैसी लगती, नहीं तो पानी तो पीने की इच्छा ही नहीं होती, प्यास ही नहीं लगती मेरे को, है ना। तो ड्रॉपसी एंड अनासार्का विथ थ्रस्टलेसनेस, और ये थ्रस्टलेसनेस एपिस में हर जगह, इसके अंदर जब ड्रॉपसी होगी, अनासार्का होगी, सीरस इफ्यूजन होगा, इसके पैरों में सूजन होगी, ईडीमा होगा, तो ईडीमा एंड अनासार्का एंड ड्रॉपसी एसोसिएटेड विद द थ्रस्टलेसनेस इज द एपिस। ठीक है, अगली स्लाइड पे आते हैं। जो 15वां पॉइंट है, 15वां पॉइंट है विच इज, मैं एक मिनट कैमरा ऑन कर लूं, थोड़ा सा बात करने में थोड़ा सा मजा आता है। बस, मेनिंजाइटिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द मेनिंजाइटिस एंड द अफेक्शन ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन एंड आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन। इसके अंदर आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन और सीरस मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन जो कि मेनिंजेस होती हैं, उस पे एपिस का एक्शन बहुत प्रोनाउंस्ड है, और उसके ऊपर जो एक्शन होता है, उस एक्शन के कारण हमको मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मेनिंजाइटिस एज अ डिजीज देखने को मिलता है, और हाइड्रोसेफेलस देखने को मिलता है। और ये दोनों कंडीशन में, इन द मेनिंजाइटिस एज वेल एज इन द हाइड्रोसेफेलस, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है एपिस। और एपिस का यहाँ पे चित्रगत लक्षण क्या है, श्रिल क्राई या फिर ब्रेन क्राई या फिर क्री इंसिफिलेक्ट जो कंडीशन होती है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कि जब भी मेनिंजाइटिस का पेशेंट होता है तो वो हाफ स्लंबर में होता है, वो ऐसा लेटा रहता है क्योंकि मेनिंजाइटिस हो चुका, तो वो एक प्रकार की कोमेटोस कंडीशन में है। ठीक है, उस कंडीशन में जब पेशेंट लेटा है तो बीच बीच में वो बहुत तेज चीखता है, और ये जो चीख है ना, ये चीख क्लासिकल प्रेजेंटेशन होता है मेनिंजाइटिस के केस के अंदर। और इस चीख को हैनीमैन और केंट ने ब्रेन क्राई बोला है, या फिर क्री इंसिफिलिक, क्री मतलब क्राई मतलब चीखना या रोना, और एंसेफिलिक मतलब ब्रेन के डिसऑर्डर की वजह से जो एक श्रिल क्राई निकलती है, तो पेशेंट ऐसे लेटा एकदम से चीखेगा, और इस कंडीशन को क्या बोला है, इसको बोला है श्रिल क्राई, या फिर इसको बोला है ब्रेन क्राई, या फिर क्री इंसिफिलिक। दूसरी मेडिसिन है बेलेडोना, ये बेलेडोना में भी देखने में आती है, एस्ट्रामोनियम में भी है, या हायोसाइमस में भी है, ये कई मेडिसिन के अंदर है ना, विथ कंजेशन ऑफ द ब्रेन एंड थ्रस्टलेसनेस। तो ये जो है मेनिंजाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जहां पे ये ब्रेन क्राई के साथ एसोसिएटेड होता है, इसमें फुल कंजेशन होता है ब्रेन का, और थ्रस्टलेसनेस होती है, पेशेंट ने प्यास लगती ही नहीं है। ठीक है, 16वां पॉइंट, इसका जनरल मॉडलिटी वही, एग्रीवेशन बाय द हीट एंड अम्युलरेशन बाय द कोल्ड इज अ जनरल एंड वेरी डिसाइडेड मॉडलिटी ऑफ द एपिस मेलिफिक। एपिस इज अ वार्म ब्लडेड पेशेंट विथ एग्रीवेशन फ्रॉम द वार्मथ एंड अम्युलरेशन बाय द कोल्ड इन जनरल। किसी भी सूरत हाल में पेशेंट को एपिस के गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, उसको ठंडा बहुत अच्छा लगेगा, ठंडी हवा में, ठंडे कमरे में, कोल्ड एप्लीकेशन से उसको अच्छा लगेगा, हीट से किसी भी फॉर्म में एग्रीवेशन। क्यों? क्योंकि एपिस एक वार्म ब्लडेड पेशेंट होता है, और वार्म ब्लडेड जितने भी पेशेंट होंगे वो वार्म ब्लडेड पेशेंट के अंदर एग्रीवेशन होगा हीट या वार्मथ से, और अम्युलरेशन कोल्ड से। ईडिमा एंड ड्रॉपसी विद द थ्रस्टलेसनेस, यहाँ पे मैं एक एपोसाइनम का एग्जांपल देना चाहता था, इसलिए पॉइंट मैंने अलग से लिखा कि जब भी ईडिमा और ड्रॉपसी होगा थ्रस्टलेसनेस के साथ, थ्रस्टलेसनेस मतलब प्यास नहीं लगेगी, वो कंडीशन कहलाएगी एपिस। एंड व्हेनेवर द सेम सॉर्ट ऑफ द ईडिमा एंड ड्रॉपसी इज देयर, सेम उसको ईडिमा हो गया, ड्रॉपसी हो गई है, सूजन आ गई है, पर प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, तो यहाँ पे कंपेरेटिव जो सेकंड मेडिसिन होगी जिसके अंदर प्यास लगने के साथ ईडिमा होगा, वो होगी एपोसाइन। और अगर ड्रॉपसी और ईडिमा है, थ्रस्टलेसनेस, तो मेडिसिन हो जाएगी एपिस। तो दोस्तों ये हो गई अपनी एपिस मेलिफिका। इसके अंदर मैंने सिर्फ 4 पैथोलॉजिकल और 4 स्फीयर ऑफ एक्शन पे मैंने पूरी ड्रग पिक्चर आपको समझा दी। पहला स्फीयर ऑफ एक्शन इम्यून सिस्टम, जहां एलर्जी होती है, अर्टिकेरिया होता है। दूसरा सीरस मेम्ब्रेन, जहां सीरस इफ्यूजन है। तीसरा सेल्यूलर टिश्यू, जहां पे ये डायरेक्टली ड्रॉपसी करती है। और चौथा किडनी, जहां पे ये किडनी को फेल करके ड्रॉपसी करती है। और उम्मीद करता हूं कि सिर्फ इन 4 स्फीयर ऑफ एक्शन को अच्छे से समझ लिया अगर होगा आपने, तो आपको एपिस मेलिफिका का ड्रग पिक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके सामने से मजाल है कि कभी एपिस का पेशेंट उठ के चला जाए और आप उसको एपिस नहीं, क्योंकि अमूमन हमसे पेशेंट मिस हो जाते हैं।
हम पेशेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मटेरिया का नॉलेज वीक होता है। दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द पेशेंट। अब क्यों, जब हम पेशेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो हम उसको मेडिसिन भी नहीं दे पाते, फलस्वरूप या तो वो भाग जाता है, वो ठीक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले वीडियो और हफ्ते में 3 बार होने वाले लाइव स्ट्रीम सेशन, लाइव क्लिनिक में आप सबसे मुलाकात होती। तब तक के लिए नमस्कार।